बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप सबसे मुखातिब होना बहुत ज़रूरी है। आपको, आपके घर वालों को, आपके तमाम अजीज़ों कारब को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और हम दुआ गो हैं और हम उम्मीद करते हैं कि नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए और आप और हम मिलकर स्पोर्ट्स की दुनिया जो है उससे रिलेटेड तमाम चीज़ें भी डिस्कस करते रहें और पाकिस्तान से स्पोर्ट्स की जितनी खबरें हैं वो एक मुस्बत अंदाज में आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिलीज फ्रॉम मी एंड माई टीम ऑफ स्पोर्ट्स 360 इंक्लूडिंग आर स्टार स्टडेड पैनल और हमारी टीम और पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की जानिब से आपको खुसूसी तौर पर अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो बात करनी है, साल का पहला शो है तो बहुत सारी चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हाल ही में कायद आज़म गेम्स हुई उनके बारे में बात करेंगे, जहाँ पर बहुत सारे ज़बरदस्त रिजल्ट्स हमें देखने को मिले। खेलों की दुनिया से आई थिंक सबसे बड़ी खबर यही होती है जब एट लार्ज कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले तमाम एथलीट्स को कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक ऐसी खास मेहमान से आपका तारुफ आज कराएंगे जिन्होंने वहाँ पर गोल्ड मेडल हासिल किया और बहुत ही ज़बरदस्त उनकी कैंपेन रही है। उनके लिए गोल्ड मेडल क्या मानी रखता है, किसी भी खिलाड़ी के लिए जब आप कंपैरेटिव स्पोर्ट्स में आते हैं, ट्रेनिंग से हटकर मुकाबला करते हैं तो वो कितना ज़रूरी होता है, इस बारे में जानेंगे। उनके तमाम सफ़र के बारे में बात करेंगे, जो ट्रेनिंग रूटीन थी उसके बारे में बात करेंगे और फिर जैसा कि मैंने कहा कि आप सारा साल ट्रेनिंग तो करते रहते हैं, लेकिन इतना एक प्लेटफॉर्म जो आपको चाहिए होता है वो कितना ज़रूरी है किसी भी खिलाड़ी के लिए, ये आपको ज़रूर आज उनकी ज़बानी बताएंगे। उसके बाद आपसे बात करेंगे क्रिकेट के बारे में, जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के टेस्ट मैच की बात करेंगे। बहुत ही ज़्यादा रन्स हो गए और हम यही बार बार बात कर रहे थे कि दोनों टीम्स काफ़ी टेक्निकली बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही थी। तो जहाँ पर 600 रन्स हो रहे थे वहाँ पर दूसरी ऑपोजिशन से भी 500 साढ़े 500 रन्स हुए। बहुत सारे प्लेयर्स बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आए, लेकिन एंडेड इन अ वेरी ड्राई फॉर्मेट। तो लेकिन खैर यही टेस्ट क्रिकेट है और 5 दिन का खेल है, लेकिन भरपूर तरीके से बैटर्स ने इस मैच को डोमिनेट किया है, तो इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद बात करेंगे, साल है 2025, पाकिस्तान टीम अब क्रिकेट में कामयाबियां समेटने के लिए तैयार है। हाल ही में जनूबी अफ्रीका में बड़ी ज़बरदस्त वनडे सीरीज़ रही है। पहला टेस्ट मैच ज़रूर हारे हैं, लेकिन दूसरा टेस्ट मैच कुछ ही दिनों में शुरू होने जा रहा है। उसके लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। फिर वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान आ रही है, तो पाकिस्तान का जो 2025 का कैंपेन है और कैलेंडर है बड़ा बिजी लग रहा है। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ मुल्तान में खेलेगा, दोनों मैचेस मुल्तान में खेले जा रहे हैं, तो पाकिस्तान के पास एक होम एडवांटेज ज़रूर है और देखना यही है कि पाकिस्तान इस कैंपेन को कैसे लेता है। और उसके बाद फिर हमने देखना है कि ट्राई सीरीज़ भी होनी है, चैम्पियंस ट्रॉफी भी है, पाकिस्तान के 2 से 3 मुख्तलिफ दौरे भी आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा क्रिकेट चल रही है पाकिस्तान के लिए, तो इस बारे में ज़रूर आपको आगाह करेंगे। उसके बाद आपसे बात करेंगे स्कॉटलैंड में जारी जूनियर अंडर 17 स्क्वॉश चैंपियनशिप के बारे में, जहाँ पर पाकिस्तान ने एक बार फिर शानदार कारकर्दगी दिखाई है, तो इसके बारे में भी ज़रूर आपको आगाह करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। हमें सबसे पहले स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर एंड प्रेजेंटर सना मीर। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? हैप्पी न्यू ईयर टू यू। वालेकुम अस्सलाम, वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सबसे अच्छी बात ये कि आज पैनल बिल्कुल बराबर है जेंडर के हिसाब से भी, और मेरे पास एक बड़ा ज़बरदस्त पार्टनर है जो कि ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। बिल्कुल, मैंने देखा आपने अपनी लॉबिंग पहले ही कर ली थी शो से, तो ये एक बैलेंस जो है बड़ा ज़बरदस्त क्रिएट किया गया। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट जनाब सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आपको भी अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और स्पेशली जो टीम हमारे पीछे बैठी है उनको यार, क्योंकि वो टीम है जो कि ज़्यादा दिखती नहीं है, हमें तो दिखती है, आप लोगों को नहीं दिखती, लेकिन उनकी पूरी मेहनत है और ये बड़ा एक ज़बरदस्त शो हम लोग इस वक्त कोशिश मैंने की थी कि साल का पहला शो उस पूरी टीम को लाकर हम करें, लेकिन आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से उस टीम से भी तारुफ कराएं, वरना ऑफ द कैमरा तो जरूर कराएंगे। तो बहुत शुक्रिया जी, आप भी हमें ज्वाइन करें। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं जिन चैंपियन की हम बात कर रहे थे, हाल ही में गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल किया है और एक शानदार एथलीट हैं, आज इनसे ज़रूर हम डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। निमरा निसार, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड टू पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। तो कैसी हैं आप? सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसा फील कर रही हैं, गोल्ड मेडल आपने हासिल किया। किसी भी खिलाड़ी के लिए, किसी भी एथलीट के लिए अल्टीमेट गोल होता है कि जब आप गोल्ड मेडल हासिल करते हैं, तो अभी फीलिंग कैसी चल रही है? फीलिंग प्राउड, जबरदस्त, अच्छा लग रहा है, यू नो। तो ओवरऑल गेम्स के बारे में थोड़ा सा हमें ज़रूर बताइएगा कि कंपटीशन कैसा था, क्योंकि हमें पता है पूरे पाकिस्तान से लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो आपके माइंड में तो ज़रूर होता है कि यार मैंने तो पूरी तैयारी की है, लेकिन आगे भी बेस्ट टैलेंट के साथ मैंने मुकाबला करना है। मेरे माइंड में था कि आई कैन अचीव दिस, बिकॉज मेरी तैयारी अच्छी थी और मैं कभी भी कंपटीशन देख के तैयारी नहीं करती। मेरी स्टार्टिंग से ये रहा है कि आप स्टडीज़ के साथ साथ अपने स्पोर्ट्स को कंटिन्यू रख सकते हो, तो इट वाज इजी फॉर मी।
That's wonderful. That's the kind of attitude you need as a sportsman as well. तो थोड़ा सा बताइएगा ट्रेनिंग रूटीन के बारे में, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा कॉमन है कि हम बात करते हैं कि बैलेंस क्रिएट करना होता है. ऑब्वियसली आपने स्टडीज़ का भी ज़रा जिक्र कर दिया है, तो बात अब वो आ जाएगी उस तरफ. तो ओवरऑल आपकी क्या रूटीन रहती है पूरा साल, कैसे बैलेंस कर पाती हैं, कितना टाइम ट्रेनिंग को देती हैं, फिर उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं. मैं एट द सेम टाइम अपनी ट्रेनिंग के साथ साथ दूसरों को ट्रेनिंग करवा भी रही हूँ सेल्फ डिफेंस पे. तो मॉर्निंग में मैं अपनी ट्रेनिंग करती हूँ फजर के बाद, और उसके बाद मेरी यूनिवर्सिटी होती है, वहाँ से वापस आके मैं कुछ स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ कुछ इंस्टीट्यूशंस में, और उसके बाद मैं ईशा के बाद अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करती हूँ डे एंड. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होती है? ऑब्वियसली आपके पास तो वो स्किल है, लेकिन जब आप उस अगली लॉट के साथ काम कर रही हैं तो आपको फिर वो एक कोच के मोड में भी आना है, बट फिर प्लेयर के साथ भी स्विच करना है. तो कैसा जा रहा है वो एक्सपीरियंस, कैसा जा रहा है? वो मज़े का है, अच्छा लगता है. आप एक टाइम पे जब खुद सीख रहे होते हो और नई से नई चीज़ सीख के जब आप अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हो तो दिल को खुशी होती है. खुशी होती है ओवरऑल. सेल्फ डिफेंस के बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि हमारे यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट ज़रा मेरे ख्याल से पिछले 1-2 साल में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, चाहे वो MMA से रिलेटेड हो, टाइकोंडो से रिलेटेड हो. ये बड़ा इसको एक वाज़े तौर पर प्रमोट किया जा रहा है कि सिर्फ उस स्पोर्ट के लिए नहीं, लेकिन एज एन आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस भी उसको प्रमोट करना ज़रूरी है. आपकी क्या राय है इस बारे में? ये आपको डेली लाइफ में काम आता है सेल्फ डिफेंस. इट्स नॉट अबाउट कि आप किसी से लड़ के ही अपना दिफा करो. ये आपको सिखाता है आप 4 लोगों के सामने बात कैसे कर सकते हो, आपके बोलने का क्या तरीका, आपके उठने बैठने का, आपके चलने का. तो ये आपकी फिजिकल के साथ साथ मेंटली ग्रूमिंग भी करता है, तो इट्स गुड फॉर यू. डेफिनेटली. तो कितना इंस्पायरिंग है, आप भी गुफ्तगू इनसे कर रही थी प्रोग्राम से पहले भी और अभी भी जब हम इनका जर्नी सुन रहे हैं. एंड आई थिंक शी इज़ वेरी मॉडेस्ट अबाउट इट, बट एट द सेम टाइम उन्होंने कहा है भाई कंपटीशन नहीं देखती मैं तैयारी करके जा रही हूँ. तो इस तरह का एटीट्यूड कितना ज़रूरी है किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए? नहीं, माशाल्लाह लड़कियां जनरली ऑलराउंडर होती हैं और ये बता रही हैं कि पढ़ाई भी कर रही हैं, खुद अपनी भी तैयारी करती हैं, दूसरों को भी कराती हैं. तो ये टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी स्किल है, लाइफ स्किल है, जो आई थिंक वो भी आपको स्पोर्ट्स सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है. और मज़े की बात ये कि जिस वक्त मैंने, क्योंकि मेरा सबको पता है कि स्टार्ट जो था वो स्ट्रीट क्रिकेट से ही हुआ था, गलियों में हम खेलते थे. तो मैंने खुद सेल्फ डिफेंस टाइकोंडो मैंने खुद भी किया हुआ है, और आई थिंक उससे सबसे बड़ी जो बात वो करी है ना, कॉन्फिडेंस. हाँ, इसीलिए मैं कहूँ तुम बहुत खतरनाक सीट पे बैठे हो. तुम तो आज कोई गलत बात नहीं कर सकते, नहीं पता. बिल्कुल गलत बात नहीं कर सकते. तो उससे ये ज़रूर होता है कि आपको, जैसे ये बात करी है कि आप बाहर निकलते हैं, घर से कोई काम के लिए निकलते हैं किसी, तो आपको एक कॉन्फिडेंस होता है, नॉट कि आपने किसी की पिटाई कर देनी है, बट अगर ज़रूरत पड़े तो कर भी सकते हैं. तो आई थिंक मेरे नज़दीक लड़के लड़कियाँ सबको ये सीखना चाहिए. ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो खाली लड़कियां सीखें या खाली लड़के सीखें. आई थिंक जितने भी अंडर 14 अंडर 15 बच्चे होते हैं, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी लाइफ स्किल है. एक तो इससे आपकी ब्रीदिंग, अगर आप शुरू से करें, ब्रीदिंग बेहतर आप कर सकते हैं. डिसिप्लिन एक अलग चीज़ है, और आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है. तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि इनको माशाल्लाह इसमें पजीराई भी मिली है, प्लेटफॉर्म भी मिला है, और ये सबसे अच्छी बात है, ये आगे अभी से लोगों को सिखा भी रही हैं. तो आई थिंक बहुत ज़्यादा मुबारक हो आपको, और बहुत इंस्पिरेशनल ये चीज़ है. और आई होप कि हम जिस तरह भी इनको सपोर्ट कर सकें मीडिया के थ्रू और चीज़ों के थ्रू, कि हमें इन लोगों को सबको अच्छा, बड़ा पर्टिनेंट है कि आप की रिप्रेजेंटेशन मुल्क के लिए बड़ी मैटर करती है, एंड इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट. बट फ्रॉम वन गोल्ड मेडलिस्ट टू अनदर गोल्ड मेडलिस्ट, आपके पास भी एजाज़ है, यू आर ऑल्सो गोल्ड मेडलिस्ट. तो वो कैसी फीलिंग होती है वंस यू रियलाइज कि यार वी वन गोल्ड फॉर आवर कंट्री? आई थिंक वही बात है, वो बड़े अरसे से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है वर्ड्स में, यू कांट. क्योंकि आपका जब मुल्क का तराना सारे ममालिक में सुरखरू होता है और आपका फ्लैग ऊपर जाता है, आई थिंक उससे बड़ी फीलिंग दुनिया में शायद ही आपको, मतलब वर्ल्ड कप हम अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत सके, तो वो तो वहाँ पर मैंने नहीं एक्सपीरियंस किया. बट एशियन गेम्स का जब गोल्ड 2 बार हमने लिया, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त फीलिंग होती है. क्योंकि उसमें ना सिर्फ आप, क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है जो कि जनरली ऐसे ममालिक में खेला जाता है, 8 हो गए 10 ममालिक में, पर एशियन गेम्स में फिर वो मज़ीद और बढ़ जाता है, 10 से 12 टीम्स भी आ जाती है, और ऐसे ममालिक जिनसे आपने पहले खेला भी नहीं होता. तो आई थिंक उन कंट्रीज़ में जाके खेलना, और फिर आपको जब एक ख़ास तौर पे उस विलेज का, स्पोर्ट्स विलेज का जब आप एक्सपीरियंस करते हैं, आई थिंक वो बड़ा हम्बलिंग होता है. मुझे याद है 1500 एथलीट्स थे उस विलेज के अंदर. तो जिस वक्त खाने का टाइम होता था, जब आप अंदर जाते थे, तो आपको अपना, आप समझते, वही समंदर में कतरे की तरह लगता है. क्योंकि क्रिकेट में आप जनरली वर्ल्ड कप्स में भी चले जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 टीमें हो जाएंगी, कितने उसमें प्लेयर्स हो जाते हैं, पर वो 1500-1600 एथलीट्स के साथ उठना बैठना,
وہ بڑا زبردست ایکسپیرینس تھا. اور آئی ہوپ کہ ہم اسی طرح پاتھ ویز دیتے رہے. ہم کل بڑے ڈیٹیل میں ہم نے ارشد ندیم کی بات کی کہ ہم اپنے ایتھلیٹس کو یہ انوائرمنٹ دیں کہ وہ اولمپکس میں جائیں, ایشین گیمز میں جائیں اور اس طرح کی ملٹی اسپورٹس ایونٹس میں جائیں, تاکہ ہم لوگ کو سمجھ آئے کہ ہمارا جو ایک گلوبل میپ کے اوپر ہماری جو پریزنس ہے وہ کس طرح کی اور کس طرح کی ہونی چاہیے. تو آئی تھنک یہ بڑا اگر اس لیول سے ڈومیسٹک نیشنل لیول سے ہم یہ ایکسپیرینسز دینے شروع کر دیں تو ہم ایتھلیٹس کو بہتر تیار کر سکتے ہیں کہ ایشین گیمز اور اولمپکس میں جا کے وہ پرفارمنس دیں. اور ہم نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی کہ مور سپورٹ ٹو ویمن ایتھلیٹس ان پاکستان. ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا نئے سال کے شروع ہوتے ہی. یہ اب پہلے دن نہیں ہونا چاہیے, نہیں بالکل, ہر دوسرے دن ہم چیک کریں. نہیں یہ میرے خیال سے اب ہم اس بیلنس کو برقرار رکھیں گے. لیکن جب آپ دیکھیں کمپیریٹیو اسپورٹس کی بات کرتی ہیں نمرا, تو آپ یہ ایکسپلین کر سکتی ہیں کہ یہ جو قائد اعظم گیمز تھی ان کا اوور آل امپیکٹ کیسا ہے؟ آپ کی مختلف اور بھی پلیئر سے گفتگو ضرور ہوئی ہوگی کہ یہ کس طرح کا امپیکٹ رہا ہے, باقی پلیئرز نے کیسا فیل کیا؟ اوبیسلی جیتنا ہی سب کچھ نہیں ہے, جو ایکسپیرینس شیئر ہوا ہے, کتنا بڑا پلیٹ فارم ملا ہے, یہ سارا ایکسپیرینس کیسا تھا آپ کا؟ وہاں پہ پورے پاکستان سے لوگ آئے تھے اور ہر کوئی ایکسائٹیڈ تھا گیمز کھیلنے کے لیے. اور بینگ این ایتھلیٹ مجھے اور باقی ایتھلیٹس کو یہ سوچنا چاہیے کہ پوزیشنز پہ آنا اور ہار جیت سب کچھ نہیں ہے. آپ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوئے ہو, آپ رنگ میں آ کے کھڑے ہو گئے ہو, اٹس انف فار یو. آپ کی جیت ہو چکی ہے. ایک یا دو اوپوننٹ کے سامنے کھڑے ہو کہ جب آپ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آج آپ رہ گئے ہیں تو اسٹاپ دا گیم. سو دس از ناٹ دا تھنگ. آپ کو کنٹینیو رکھنا چاہیے. ایک گیم آپ کا فیصلہ نہیں کر سکتی. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن جب آپ کسی بھی ٹورنامنٹ سے آف ہوتے نمرا, تو پھر بھی اس روٹین کو برقرار کرنا کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں پہ ایک بڑی کامن مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ آپ ٹورنامنٹ تک تو آپ پریپیئر کرتے رہتے ہیں, بٹ جو ہی وہ اپنے ٹورنامنٹ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, تو میں میجورٹی کی بات تو نہیں کرتا, لیکن کچھ ڈومینز میں ہم نے دیکھا ہے کہ پلیئر شاید بہت ایزی ہو جاتے ہیں اور پھر وہ شاید اس اسٹرکچر کو برقرار نہیں رکھ پاتے. ڈسپلن نہیں ہے. سمپل. میں نے ٹورنامنٹ کھیلا یا میں جب بھی ٹورنامنٹ کھیلتی ہوں وہاں سے آنے کے بعد میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ 1 یا 2 دن کا ریسٹ بنتا ہے. ایون سنڈے کو بھی میں اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھاتی ہوں, جتنا نالج میرے پاس ہے جیسے آ رہے آگے ڈیلیور کرتے جاؤ, ریسٹ نہیں ہے. تو اس چیز کو اگر دوسرے لوگ بھی سمجھیں تو آئی گیس کہ یہ ٹھیک ہے. اچھا, ہمارے یہاں بڑا کامن یہ پرابلم رہا ہے. ایون آئی ووڈ بلیو کہ ہم کرکٹ کی بھی اگر بات کر لیں تو ایک بڑا موازنہ کیا جاتا ہے کہ آسٹریلین کرکٹرز اپنے آف سیزن میں کیا کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے آف سیزن میں کیا کرتے ہیں. تو ہمارا جو آف سیزن کا کانسیپٹ ہے اسپورٹس کا, یہ انفارچونیٹلی بڑا ال ڈسپلنڈ ہے. دیکھیں وہ کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ سپورٹنگ کلچر کی بات ہے کہ پہلے تو یہ سمجھنا کہ پری سیزن ہوتا کیا ہے, پوسٹ سیزن ہوتا کیا ہے, ڈیورنگ ٹورنامنٹ آپ کی پرفارمنس, آپ کی ڈائٹ اور آپ کی جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے وہ کتنی ہونی چاہیے. تو یہ ہر ایریا بالکل ڈفرینٹ ہے. تو جب تک ہم لوگ سپورٹس کو, اب آپ اکثر آپ دیکھتے ہیں ہم سپورٹس بیسس پہ جب ایڈمیشنس کرتے ہیں تو اس ڈگری کو ہم سمجھتے ہیں یہ تو بس جو اور کوئی پڑھائی نہیں کر سکتا اس کو سپورٹس کی بیسس پہ کر دو, جبکہ وہاں پر یہ اسپیشلائز ایک ایسی فیلڈ ہے جہاں سے آپ سارے ایتھلیٹس کو سرو کرتے ہیں. تو ان ڈگریز کو ہمیں اور سیریسلی لینا چاہیے. ان کی اندر جدید جو ماڈرن ایجوکیشن ہے اس کو لے کے آنا چاہیے, ماڈرن ٹیکنیکس کو لے کے آنا چاہیے, تاکہ پتہ چلے کہ دنیا میں جو پری سیزن روٹینز کیا ہیں. اگر ایک ٹائیکوانڈو یا مارشل آرٹس کے پلیئرز ہیں ان کی پری سیزن کیا ہونی چاہیے, ایک والی بال کے پلیئر کا پری سیزن کیا ہونا چاہیے, کرکٹرز کی کیا ہونی چاہیے. پھر میل فیمیل میں ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے کہ دونوں کی ٹریننگ کیسی ہونی چاہیے. اسی طرح ایج گروپ ٹریننگ کا بہت فرق ہے کہ آپ 18 سال کے پلیئر کو وہی ٹریننگ نہیں کرانی چاہیے آپ کو جو آپ 30 سال یا 34 سال میں کسی کو کرا رہے. تو یہ ساری اسپیشلائز چیزیں, اور ان کو انفارچونیٹلی ہم لوگ اس غور سے دیکھتے نہیں ہیں. ہم ایک میڈیا کیمپین شروع کر دیتے ہیں, جی سینئر ہو گیا اس کو نکال دو, یا بس اس کی ایج پوری ہو گئی ہے, نہیں جی اس کا ڈاؤن فال ہو گیا. پر ہم اس پہ ریسرچ کبھی نہیں کرتے کہ وہ ڈاؤن فال آیا کیوں ہے, یہ انجری ریکرنٹ کیوں اس کو بار بار ہو رہی ہے, آنے والے ایتھلیٹس کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں ان انجریز سے. تو یہ چیزیں جب تک ہمارے سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گی تو تب تک سفر ایتھلیٹ کرے گا, کیونکہ ہماری پاپولیشن اتنی ہے اور لوگوں میں اسپورٹس کا شوق اتنا ہے کہ ایتھلیٹ نیا سے نیا آتا جائے گا آپ کے پاس, اتنا آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پر ہم اس کا کریئر پرولونگ نہیں کر پاتے کیونکہ ہمیں خیال نہیں کرنے آتا. تو اس کے لیے ایک ہولسٹک اپروچ آپ کو چاہیے جس میں ریسٹ اور ریکوری بڑی ضروری ہے. ان کی روٹین سن کے میں تھک رہی ہوں, لیکن یہ جوان ہے ابھی, تو ہم تو اب 30 مطلب 40 کے قریب پہنچنے والے ہیں, تو اب
रेस्ट का ये सोचे कि संडे को भी रेस्ट नहीं है तो मुश्किल लगता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है रिकवरी आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। एक एक्टिव रिकवरी होती है, एक प्रॉपर रिकवरी होती है, उन दोनों में फ़र्क आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एज के साथ आपको उसमें फ़र्क लाना। लेकिन you're all about breaking stereotypes, aren't you? और आज भी आपने ऐसा कर दिया, नेशनल टेलीविजन पे उमर की तरफ इशारा करके एक और स्टीरियोटाइप तोड़ दिया। और तो कप्तान की क्या ही बात है, इसलिए तो हम कप्तान कहते हैं। बट अवैस, आप क्योंकि प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम का एक बहुत अहम सतून है और मेरे ख्याल से सबसे अहम सतून है जिनको हम जानते हैं, तो आपका बहुत सारा इंटरेक्शन रहा है, आप उन गुड ऑफिसेज में भी बैठते रहे हैं, उस पॉलिसी के अंदर भी आप शरीक रहे हैं। आप इस पॉलिसी को कैसे देख रहे हैं? जैसे हमने कल भी कहा था कि एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आया है कि आप इन कायद-ए-आज़म इंटरप्रेन्योरशियल गेम्स का इनेकाद जब किया गया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के विजन के तहत, और उसके साथ साथ हमने ये देखा कि पूरे पाकिस्तान से जितने सूबे हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एथलीट्स का नंबर बहुत ज़्यादा है, और ऑल्दो कि थोड़ा सा टाइम स्क्वीज़ था, लेकिन इसको कोशिश की जा रही है कि अब कैलेंडर में प्रॉपरली इसको एडजस्ट करें। तो इनका इम्पैक्ट कितना बड़ा था, और फिर उस पॉलिसी के बारे में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा आप भी उन गुड ऑफिसेज में होते हैं। अहमद भाई, एक चीज़ तो अच्छी है कि एटलीस्ट दे रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ दुरुस्त है कि हम लोग एटलीस्ट एक विजन की तरफ जा रहे हैं। 2025 वैसे भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा हुआ है कि स्पोर्ट्स रिवाइवल ईयर होगा पाकिस्तान का, और एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर। आप भी खुद भी खेलते हैं, सना खेली है पाकिस्तान, हम भी हैं, हम बार बार बात करते हैं क्रिकेट की, क्रिकेट से हट के डिफरेंट स्पोर्ट्स को भी टच अप किया जा रहा है, और ख़ास करके उन स्पोर्ट्स को किया जा रहा है जो कि पाकिस्तान का हमेशा जाकर उन्होंने लोहा मनवाया, लेकिन ज़्यादा जो कप्तान बात करें कि उनको ज़्यादा शायद हम भी उनको ब्रांड नहीं करते, या ज़्यादा उन पर बात नहीं होती, 1-2 दिन होती है उसके बाद वो दब जाते हैं। ये वो स्पोर्ट्स हैं, मुझे पता है कि थोड़ा सा मैं कहता हूँ टाइम स्पैन गलत था क्योंकि ठंड थी, स्पोर्ट्स करवाए गए, लेकिन इसको अच्छी बात है कि अगले जो आने वाले सालों में इसको प्रॉपर कैलेंडर ईयर के अंदर डाला जा रहा है कि इसको प्रॉपर तरीके से मोनेटाइज किया जाएगा। एक एंडोमेंट फंड भी बन रहा है जिसमें जितनी पूरे पाकिस्तान की CSR कंपनीज हैं, खास करके अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर लें या कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, वो एक फ़ंड जो उनसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जिसमें स्पोर्ट्स स्पेसिफिकली जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की बात करें, जैसे हमारी हॉकी जो टीम्स हैं जिनको स्पोर्ट्स की ज़रूरत होती है, फाइनेंसेस की ज़रूरत होती है, वो फंड जो उनको डायरेक्टली उनको अप्रोचेबल होगा इस चीज़ पे। अच्छी बात है कि एटलीस्ट आप इस चीज़ जा रहे हैं। एक जो आपने बात की थी कप्तान ने भी, अनफॉर्चुनेट एक सिनेरियो हमारे यहाँ पर ज़रूर, अगर आप स्कूल स्पोर्ट्स की बात करते हैं या हमारे कॉलेज स्पोर्ट्स की बात करें, अब तो ख़त्म हो गई है लिटरली। यूनिवर्सिटी की आप स्पोर्ट्स की बात करें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई है, क्योंकि ज़्यादातर स्कूल्स हमारे, आपको पता है, यहाँ तो उन जगह पे हैं जहाँ पर ग्राउंड आपके पास है नहीं, या कुछ स्कूल जिनके पास ग्राउंड है फिजिबल नहीं है बच्चे के लिए खेलने के लिए। अगर एक बच्चा स्पोर्ट्स के अंदर बहुत टॉप लेवल खेलता है तो उसको इस तरीके से देखा जाता है कि यार बस ठीक है, इसका मतलब पढ़ाई में है नहीं, ये बच्चा शायद किसी और जगह, बस ठीक है स्पोर्ट्स में इसको डाल दो। वो नहीं देखा जाता कि यार एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं ना, कि खास करके उन बच्चों के लिए जो कि स्पोर्ट्स में नए आ रहे हैं, राइट टू प्ले, राइट टू एजुकेट और राइट टू आइडेंटिटी की बात हम करते हैं। मैं हमेशा इस चीज़ पर जोर देता हुआ, और ये लिटरली है, जब आइडेंटिटी की बात होती है वो बच्चा खुद अपनी आइडेंटिटी बताता है जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, उससे बड़ी आइडेंटिटी कोई भी नहीं। और आई थिंक बड़ा एक, अगर आप इन गेम्स की भी बात करें, क्योंकि मेरा इत्तेफाक हुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाने का, और वहाँ पर क्योंकि एट द सेम टाइम CS इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप भी हो रही थी, तो इतना फैन फेयर था, इतनी रौनक लगी हुई थी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। और वो जो सना भी जिस तरह कहती हैं कि जिनके लिए बनाया है एटलीस्ट उनको तो एक्सेस दें, और वो इतना एक अच्छा एटमॉस्फेयर था कि आपको पूरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एथलीट्स चलते फिरते नज़र आ रहे हैं, एक भरमार है प्लेयर्स की, और बड़ा लाइवली लगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो मेरे ख्याल से ये एक अक्कासी करता है उस चीज़ की जिसकी तरफ हमने अप्रोच ज़रूर करना है। निम्रा, जाते जाते आपसे ये ज़रूर मैंने सवाल करना है कि आपका पैगाम क्या होगा? बहुत सारी बच्चियाँ होंगी जो आपको एज अ रोल मॉडल देखेंगी और वो चाहेंगी कि हम भी निम्रा की तरह गोल्ड मेडल हासिल करें, और फिर एट द सेम टाइम उनके वालिदैन के लिए आपका क्या पैगाम होगा? 2024 एंड हो चुका है, आज 1 जनवरी है, और मैं सबको यही कहूँगी कि आप लोग इस ईयर को अपना कमबैक बनाएं और अपने गोल्स को अचीव करें, लेकिन उससे पहले एक दफ़ा फ्लैशबैक ज़रूर देख लें कि आप लोगों ने इससे पहले क्या किया, ताकि आप लोगों के लिए अच्छी मोटिवेशन हो। बिल्कुल ऐसी। और पेरेंट्स के लिए क्या पैगाम है, क्योंकि पेरेंटल सपोर्ट पेरेंट्स की सपोर्ट के अलावा कभी भी गर्ल आगे नहीं निकल सकती। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ही है, जैसे मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते हैं, आप लोग अपनी बच्चियों को सपोर्ट करें। डेफिनेटली। बट बहुत शुक्रिया, और बड़ा अच्छा हमें लगा कि हमने नए साल का आगाज़ एक चैंपियन के साथ किया है। आपको एक बार फिर हमारे तमाम प्लेटफॉर्म की तरफ से बहुत मुबारकबाद हो, और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आगे भी आप इसी तरह गोल्ड मेडल जीतती रहेंगी इंशाल्लाह। और आई थिंक सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपके पास नॉलेज और कॉज है उसको आप आगे डिलीवर कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ऑन दैट नोट वी गो टुवर्ड्स अ शॉर्ट ब्रेक। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे तो कुछ मजीद खेलों पर गुफ्तगू करेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360।
पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेपनाह वसाइल दिए। करोड़ों लोग पूरे मुल्क में बसते हैं जो बड़े ज़हीन फतीन शबाना रोज़ मेहनत करने वाले। अगर हम अपने रास्ते को जो थे मुतय्यन किया गया था हज़रत कायद आज़म की फरमुदात और अल्लामा इक़बाल ख्वाबों की ताबीर के हवाले से मैं बिला खौफ तरदीद आपको कह सकता हूँ अल्लाह ताला के फज़ल व करम से कि वो पल अब दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर लेगा। वक्त आ चुका है कि हम ये उड़ान पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के पहले दौर में भी जो रिफॉर्म्स हुई, मनमोहन सिंह साहब ने नवाज शरीफ का जो मॉडल था उसको उन्होंने इमिटेट किया, उन्होंने उसको तैयार किया कि 5% से कम महंगाई आ चुकी है। आपको ये स्टेटस को तोड़ना होगा। बिजली जब तक आप सस्ती नहीं करेंगे किसी सूरत भी आपकी सनद और रिज़्क़ का पहिया आगे नहीं घूम सकता। हमें ज़रूरत है तो एक्सपोर्ट लेट ग्रोथ, आपको एक्सपोर्ट्स के लिए आपको एक माहौल बनाना होगा। पिछले 2 सालों में 6000 मेगावाट सोलर प्राइवेट सेक्टर ने लगा लिया है। लेट प्राइवेट सेक्टर प्रॉस्पर एंड मूव फॉरवर्ड। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। गुफ्तगू अब क्रिकेट पर लेकर चलेंगे और क्रिकेट पर बात करेंगे सबसे पहले जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के माबैन टेस्ट मैच की। बड़ा ड्राई रहा लेकिन बैटर्स के लिए एक पैराडाइज सी बन गई। इतने रन स्कोर हो गए कि जहां पर 600-700 रन हो रहे हैं वहां 500 दूसरी साइड से हो रहे हैं, तो बड़ा ही मज़ा आ गया इस टेस्ट मैच का। इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करनी और भी मजीद क्रिकेट से रिलेटेड खबरें जो आपके साथ शेयर करनी है। मैं स्टूडियोज़ में अब ज्वाइन कर रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट काशिफ मजीद। अस्सलाम वालेकुम काशिफ, नया साल बहुत मुबारक हो, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अहमद, आपको भी, पूरी टीम को और तमाम देखने सुनने वालों को सभी को नया साल मुबारक। थैंक यू वेरी मच। कैसा रहा ये टेस्ट मैच, आपने कैसा एनालाइज किया? क्योंकि लग यही रहा था कि शायद अफगानिस्तान के बैटर्स भी बहुत ज़्यादा रन्स मिस कर रहे थे। जिम्बाब्वे तो खैर वैसे भी उनके वो जो 3-4 प्लेयर्स हैं वो फॉर्म में नजर आ रहे, बहुत ही ज़्यादा रन्स होते रहे। अच्छा, जितने रन इस टेस्ट में बन गया ना, भारत से 5 मैचों में नहीं बनेंगे। सो हाँ, अगर आप वो रेडी है उसको रेडीमेड निकाल दें तो बाकी तो मेरा नहीं ख्याल वो किसी से नहीं बनेंगे। नया साल का पहला पंच जो है वो काशिफ ने मार दिया। और मैं यही सोच रहा था, देखिए इससे ये भी डिफाइन हो गया कि अफगानिस्तान की जो टॉप ब्रास क्रिकेटर्स की, एलीट क्लास क्रिकेटर्स की जो प्रायोरिटी है वो कहाँ पे फॉल करती है। वो सारे शॉर्टेस्ट फॉर्मेट खेलना चाहते हैं, उनमें से कोई भी हमें यहाँ पे नज़र नहीं आया। हाँ, ये भी एक समझ आ गई, मैंने शायद पहले भी कहा था कि अफगानिस्तान के जो बैटर्स हैं हमेशा से उनका वो एक लूप होल नज़र आते थे, लेकिन विद 3 बैटर्स प्राइमरली, मैं नाम भी ले सकता हूँ, इब्राहिम ज़दरान की बात करेंगे, गुलबदीन रहमान गुरबाज की बात करेंगे और तीसरे रहमत शाह की बात करेंगे। विद दीज 3 एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर बड़े स्टेबल नजर आते हैं। और बीच में अजमतुल्लाह उमर ज़ई को अगर हम एज एन ऑलराउंडर शामिल कर लें तो अफगानिस्तान बड़ी स्टेबल नजर आती है इन द बैटिंग। हाँ, मिडिल ऑर्डर में शाहिदी और वो शायद अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंचे, बट ये 3-4 जो है कहीं ना कहीं टॉप नॉच क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं और वो हमें दिखाई भी दिया फिर रहमत की इनिंग्स हो या बाकियों की इनिंग्स हो। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मोस्ट प्रोबेबली एक अच्छा मैच था बैटर्स के लिए। वो गए, उन्होंने एंजॉय किया और हमें दोबारा से उस टेस्ट क्रिकेट की याद दिलाई जो 70s और 80s में नॉर्मली सब कॉन्टिनेंट में होती थी। अच्छा काशिफ, थोड़ी सी इनसाइट जरूर थी अफगानिस्तान के डोमेस्टिक से, गर्डसी के आसिफ, क्योंकि उनका दौरा एक रहा अफगानिस्तान का, तो उन्होंने हमें कुछ उनके फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर के बारे में बताया। बैटर्स तो कहीं ना कहीं आते रहेंगे और मुझे लगा भी कि जो बेचारे इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं खेलते या जो अभी टेस्ट स्टेटस जिनको हाल ही में मिला वो ज़्यादा उनके यंगस्टर्स कीन है टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए। हमारे खैर नहीं है, हमें तो पता है हम T20 ओरिएंटेड हो चुके हैं। लेकिन एक चीज़ पर शायद ज़रूर काम करना पड़े कि वो बॉलर्स अब ऐसे लेकर आने पड़ेंगे जो लंबे स्पेल्स करें या स्पिनर्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हों कि वो 5 दिन की क्रिकेट में आपको आउट करके दें। देखिए
इस जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स में ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज ये जो अभी अफगानिस्तान की जो जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स यूथ की मैं बात करूंगा, उनका ऊपर जो रोल मॉडल बैठा है वो सारा T20 क्रिकेटर है, चाहे वो राशिद हो, चाहे वो नबी हो, चाहे वो अगेन बहुत सारे मुजीब रहमान हो या कोई भी हो, ठीक है। और आप अगर आप देखेंगे भी तो मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर देता हूँ हमेशा, जितने आड़े तिरछे बॉलर उनके पास इस वक्त मौजूद हैं, वो जाहिर की सूरत में हो, वो कैस की सूरत में हो, जिनको हम मिस्ट्री स्पिनर्स कहते, इतने शायद श्रीलंका के पास भी नहीं है, वरना नॉर्मली मिस्ट्री स्पिनर्स में वहां से मिला करते थे। इसलिए हुआ बिकॉज राशिद की सक्सेस ने शायद और फिर मुजीब की सक्सेस ने एक पूरी लाइन डिफाइन कर दी कि अगर आपने एक्सेल करना है, मतलब अफगानिस्तान के क्रिकेटर ने अगर एक्सेल करना है तो ये लाइन है कि जिसको फॉलो करना है। बिकॉज कन्वेंशनल होते हैं ना अहमद, बहुत मेहनत चाहिए, फिर वो नेथन लाइन जैसा हौसला चाहिए कि आपने 5 दिन एक जगह पे गेंदें करनी है, या फिर आपको सईद अजमल सकलैन जैसे फिर वेरिएशंस चाहिए, ये बहुत डिफरेंट चीज़ें चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली ये बड़ा लंबा पाथ होता है, और अफगानिस्तान की अभी डोमेस्टिक क्रिकेट उतनी मैच्योर नहीं है कि इतने लंबे पाथ से उनके पास एक कन्वेंशनल बॉलर आ जाए जो आके फिर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर दे। अवैस को याद होगा जब ये खेला करते थे यूएई से, तो अफगानिस्तान के पास फास्ट बॉलर अच्छे थे, जोर लगाने वाले फास्ट बॉलर थे, हामिद थे मौजूद थे, वो शाहपुर थे, सो वो फास्ट बॉलर जरूर मौजूद थे, बट वो इवेंचुअली वो इस जनरेशन ने जो बेंचमार्क सेट किया, या जो उन्होंने एक हीरोइज्म सेट किया वहां पे, वो अब मौजूद नहीं है। बिल्कुल जी। अवैस, तो आप ये मुवाजना कर सकते हैं कि थोड़ा सा बॉलिंग के एलिमेंट में अब जिस तरह काशिफ ने भी कहा मुश्किल होगा, क्योंकि रोल मॉडल्स इतने ज़्यादा T20 के लिए रहे हैं। इस टीम को अहमद भाई मैंने चढ़ते हुए देखा है। कबीर खान की आपको याद है, जब कोच इनके पाकिस्तान टीम से कबीर खान बने थे, उसके बाद राशिद लतीफ़ ने भी इनको किया, बहुत से डिफरेंट अपना कोचेज इनके साथ सेटअप में रहे हैं। पहले मुझे याद है शारजा स्टेडियम इनका एक होम ग्राउंड था, फिर उसके बाद इसको इंडिया ने काफ़ी स्पॉन्सर आपको पता है इनको सपोर्ट किया है। लेकिन बात ठीक है, जब आप फास्ट बॉलर्स पेस पैट्री की बात करते हैं, मुझे आज भी याद है जब आप ग्रेड्स की बात करते हैं ना, कि जिसको अफगानिस्तान के आज भी प्लेयर्स जो उनसे एडमायर करके कहते हैं हमने अफगानिस्तान खेलना है, इनका कप्तान होता था नौरोज मंगल, आपको याद हो मिडिल ऑर्डर के अंदर खेलता था। फिर उसके बाद इनके पास असगर अकबर था, उसने एक बहुत इम्पैक्ट लिटरली रोल प्ले किया था अफगानिस्तान क्रिकेट की। मैं बात करता हूँ, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करें, क्योंकि थोड़ा सा एजुकेटेड भी था, उसको पता था किस तरीके से हमने लेके चलना है। कम मसाइल के साथ इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट अच्छी की है। यहाँ पर प्लेयर्स की बात करें, सिर्फ मसला ये था, तब की बात मैं कर रहा हूँ कि इनके ज़्यादातर उस वक्त आपको पता है इंटर कॉन्टिनेंटल कप होता है बेसिकली 4 डे का, उसके ऊपर इतनी ज़्यादा इनकी इन्वेस्टमेंट नहीं थी। इनकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी आप कर लो क्वालिफायर्स की तरफ, T20 क्वालिफायर्स खेलते थे, क्योंकि टॉप प्लेयर टीम की बात करें आयरलैंड और अफगानिस्तान टॉप प्लेयर में आपको नजर आते थे। इनके वो जो फास्ट बॉलर्स थे खास करके नजर आते थे कि यार शाहपुर हो गया, हामिद हो गया। हामिद ने आपको याद हो अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका को नीचे लगा दिया T20 वर्ल्ड कप के अंदर, पेस भी थी 90 तक, 89 तक वो जाता था। इवन आई थिंक करंट लॉट में फजल हक फारूकी रियली स्टैंड्स आउट एज अ, लेकिन एज अ पेस बैटरी की आपको बात करूं, जिनको लोग एडमायर करते हैं, लेकिन T20 पे एडमायर करते हैं। एक फास्ट बॉलर इनके पास होता था, अगर आपको याद हो, राइट हैंड दौलत जदरान के नाम से होता था, थोड़ा सा वो लंबा स्पेल करना जानता था, लेकिन अनफॉर्चुनेट इंजरी की वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन जो इनका सेटअप अब आ रहा है अंडर 19 का बात करें, यहाँ पर अभी लीग इनकी लाइव आती है, कहीं ना कहीं आप देखो वो ज्यादा इंटरेस्टेड है T20 के अंदर। दो चीजें हैं, एक तो रोल मॉडल्स तो अपनी जगह है, लेकिन उनको पता है कि यार अब अफगानिस्तान का क्रिकेट स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो पे बैक करके आपका जो पूरा एक सर्कल, देखो मैं भी अगर खेल रहा हूं तो मैंने अपना घर बार सर्कल देखना है, उनको पता है T20 का सर्कल थोड़ा तगड़ा है, यहां से निकल के मैं लीग्स खेल लूंगा तो यार कहीं ना कहीं से मुझे कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा या कुछ ना कुछ आ जाएगा। इस माइंडसेट ने उसको चेंज किया है। लेकिन जिस तरीके की ये इनिंग्स खेली गई है हशमुद्दुल्ला शाह की तरफ से अगर आप बात करें, ये वो प्लेयर्स हैं जो कि लंबा खेलना जानते हैं। इससे पहले नूर अली इनके पास आपको याद, यानी वो लिमिटेड एक अप्रोच की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अपने आप से तो तशबीह ना दें, आप में तो खैर ऑप्शंस इतने हैं आपके पास, आप क्रिकेट फुटबॉल फिर कहीं ना कहीं फ्रैंचाइज आ जाती है, तो हाँ फिर ऐसे तो ना कहें कि मेरी तरह स्किल आपने तो खैर वो वन डायमेंशनल थोड़ी आपके पास, इस्लाम का बड़ी मैटर करती है। माशाल्लाह ओपन बड़ा अच्छा कर रहे हैं आज। हाँ बिल्कुल, और फिर बावर भी करा रहे हैं कि यार मुझे यही पोजीशन मुझे ये सूट करते हैं, मैं ओपन बहुत अच्छा कर लेता हूं। लेकिन 2025 क्योंकि अब हम दाखिल हो गए हैं नए साल में, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा अहम होने वाला है। चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है, हमारा कैलेंडर तो बहुत पैक है, एक टेस्ट मैच भी अभी हमने खेलना है, उस सीरीज़ को भी इख्तिताम तक पहुंचाना है। कैसे देख रही है नया साल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? देखिए आई होप पिछले साल से बेहतर हो। सबसे पहली बात तो यही है कि थोड़ी ऊपर नीचे रही परफॉर्मेंस। अगर हम लड़कों की क्रिकेट में स्पेशली बात करें, लड़कियों की क्रिकेट पे इतना फोकस रहा नहीं है। एज ग्रुप क्रिकेट में भी अगर देखा जाए वहाँ पर भी अभी बहुत फोकस होने की ज़रूरत है। तो अभी बहुत कुछ काम है जो हमें क्रिकेट के ऊपर करना है। इवन दो हम कहते हैं ये सबसे प्रेफर्ड स्पोर्ट है, बट उसमें भी बहुत निगलेक्ट बहुत से एरियाज़ में है। हम वो जो है अपनी ब्लाइंड क्रिकेट की बात करते हैं, डेफ क्रिकेट की बात करते हैं, तो बहुत सी जगह पर बहुत अभी काम क्रिकेट में हो सकता है। तो आई थिंक पहले तो उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। पर सबसे बड़ा असाइनमेंट अगैन वो ओवर पावर कर जाता है सारी जगहों को, वो है चैम्पियंस ट्रॉफी की प्रॉपर होस्टिंग पाकिस्तान के अंदर।
اور اس کی ڈیفینس, کیونکہ ہم ریننگ چیمپئنز بھی ہیں اور 2017 سے ہیں, تو کافی لمبا ہمارے پاس یہ ٹائٹل رہا ہے. تو آئی تھنک وہ سب سے ابھی زیادہ اٹینشن لے جاتا ہے, پر اس کے دوران ہمیں یہ نہیں سمجھنا کہ ہم خالی اسی کو فوکس رکھیں. اس سے پہلے ہمارے پاس ٹیسٹ سیریز بھی ہیں, ان کو فوکس کرنا ہے. انڈر 19 ورلڈ کپ لڑکیوں کا آ رہا ہے, لڑکیوں کا ون ڈے ورلڈ کپ اکتوبر میں ہے, ایشیا کپ بھی اب ایک ریگولر فیچر ہو چکا ہے. تو ان سب چیزوں کو بھی ہمیں ساتھ فوکس میں لے کے چلنا پڑے گا, اور ڈیڈیکیٹڈ لوگ وہاں پر ہونے چاہیے ہر اس ڈفرینٹ جو ہے کیٹیگری کو لک آفٹر کرنے کے لیے. تو آئی تھنک وہ بڑا ضروری ہے کہ ایک کانسنٹریٹڈ ایفرٹ ہو ان سب جگہ پر. خالی ہم ایک ہی ٹیم کو پاکستان کی ٹیم نہ سمجھیں, ہمارے پاس کچھ 7-8 ٹیمز ایسی ہیں جن کو ہم بہت اچھے فوکس سے, ٹاپ لیول پر 7-8 ٹیمز ہیں جن کو ہم. اچھا, ایک موازنہ ضرور کیجیے گا, کیونکہ اس سے پہلے اگر ہم پاکستان کا کیلنڈر دیکھیں, کیونکہ چیمپئنز ٹرافی ایک بہت اہم ٹورنامنٹ ہے جس کی طرف سارا فوکس ہے, لیکن اس سے این پہلے آپ 2 ٹیسٹ میچز کھیل رہے ہیں ملتان کے اندر ویسٹ انڈیز کے خلاف, اور ساتھ پھر ایک ٹرائی سیریز کی بھی بات ہے کہ جی آپ نے ٹرائی سیریز بھی کھیلنی ہے. اب آپ سمجھتی ہیں کہ اب یہ بڑا اہم مرحلہ ہوگا کہ خاص طور پر ان 2 ٹیسٹ میچز کے اندر آپ پلیئرس کو بڑا سمارٹلی مینیج کریں, جن کو آپ چیمپئنز ٹرافی کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں, بٹ کہیں نہ کہیں ان کو پرزرو بھی کرنا ہے. 100% یہاں ورک لوڈ مینجمنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگی, کیونکہ جو ٹرائی نیشن ہے اس میں تو آپ چاہیں گے کہ وہ آپ کے پلیئرس کھیلیں, کیونکہ وہ آپ ایک ردم سے ان کو لے کے جانا چاہیں گے, اور سیم کنڈیشنز اور سیم اپوزیشن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی کوشش ہوگی آپ کے سارے بیسٹ پلیئرز ادھر روٹیٹ ہوں. پر ہم اس کا لوڈ ساؤتھ افریقہ ٹیسٹ سے لے کے اور ہم اگلے 2 ویسٹ انڈیز کے ساتھ ٹیسٹ میں ساروں کے اوپر وہ لوڈ نہیں ڈال سکتے. ابھی اس سیریز کو اگر آپ سامنے دیکھیں, شاہین کو ریسٹ دیا گیا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ اسمارٹلی مینیج ضرور کریں گے, بٹ ضروری ہے کہ ہم مینیج ایسے کریں کہ ہم ایٹ اسٹیک ہماری ٹیم کی پرفارمنس نہ ہو. ہم اتنا بس صرف ٹویک کریں جہاں پر پلیئر کو ریسٹ مل جائے پر ٹیم کی اسٹرینتھ کم نہ ہو. تو وہ ایک بڑی ضروری بیلنس ہے, کیونکہ خاص طور پہ ٹرائی نیشن کی میں بات کر رہی ہوں. ٹیسٹ میچز تو امپورٹنٹ ہیں, انفارچونیٹلی ہم ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کی ریس سے تو باہر نکل چکے ہیں, پر چیمپئنز ٹرافی سے پہلے جو ٹرائی نیشن پہ پرفارمنس ہوگی وہ بڑی میٹر کرے گی, کیونکہ وہاں سے آپ کانفیڈنس کیری کرتے ہو انڈیویجول ایز اے پلیئر بھی اور ایز اے ٹیم بھی. تو وہاں پر بھی جو یوز آف پلیئرز ہے وہ بہت ہی کروشل ہوگا. جی کاشف, آپ کیسے اس ورک لوڈ مینجمنٹ کو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ کہیں نہ کہیں کپتان کو بھی شاید ریسٹ پر بھیجنے کی بات کی جا رہی ہے ٹیسٹ کرکٹ کے, لیکن اوبیسلی وہ 2 ٹیسٹ میچز ملتان کے اندر ہیں, ویسٹ انڈیز کے خلاف ہیں, تو آپ کے پاس 5 ڈے کرکٹ تو وہ ہے, لیکن اوبیسلی ٹرائی سیریز میں تو آپ وہی پلیئرز چلا رہے ہیں جن کو آپ نے وہ فائنل کمبینیشن میں تبدیل کرنا ہے. دیکھیے, یہ جو ٹیسٹ سیریز ہے نا, اس کو 2 پہلوؤں سے دیکھا جا سکتا ہے. ورک لوڈ مینجمنٹ نارملی یہ جو لفظ استعمال ہوتے ہیں فاسٹ بولرز کے ساتھ ہوتا ہے, اور فاسٹ بولرز کی جب ہم بات کرتے ہیں وہ آلریڈی روٹیشن پہ چل رہے ہیں. شاہین ٹیسٹ نہیں کھیل رہے, تو موسٹ پروبیبلی ان 2 میں سے ایک ٹیسٹ میچ کھیل لیں گے. وہ ردم بھی چاہیے, ان کو لمبا اسپیل بھی کرنا ہے, بیکاز آگے چیمپئنز ٹرافی 10 اوور کی فارمیٹ کی گیم ہے, یعنی 50 اوور میں آپ دیکھ رہے ہیں فاسٹ بولر. دیکھیے, سٹارٹ آف دا اننگس کو ایک آدھ تو رکھا جائے گا, مطلب کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم اس لیے بھی رکھ لیتے ہیں کہ نظر نہ لگ جائے ٹیم کو, سو ایک ہاتھ سے تو ہم سٹارٹ کریں گے. اور ملتان میں آن اے سیریس نوٹ میں اس لیے بھی چاہوں گا کہ اگر ہم جب ڈرائی بنائیں گے تو ریورس بھی لیں گے, ٹھیک ہے. ہم جب ڈرائی اس وکٹ کو کر رہے ہیں اور اس کے آس پاس سراؤنڈنگس کو ڈرائی کر رہے ہیں, تو پھر ہم ریورس کی طرف بھی جا رہے ہیں, تو فاسٹ بولر اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ ہو گیا کہ چلیے اس میں ہم اپنا جو وہ فاسٹ بولر کے جو ہم نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے رکھا ہوا ایک ایک کر کے ہم کھلا لیں. اگر ہم نے ایک کھلانے ہیں 2 کھلانے ہیں تو اس طرح کھلا لیں. تو اس لیے بیٹسمین کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ لمبے رنز کریں, ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ لمبی بیٹنگ کیسے کرنی ہے, لمبے رنز کیسے کرنے ہیں, اور موسٹ پروبلی وہ جو پھر اپنا جو کانفیڈنس ہے وہ کیری کرے گا آگے ون ڈے ٹرائی نیشن کی طرف اور ٹرائی نیشن سے پھر چیمپئنز ٹرافی کی طرف. کپتان کا بڑا آپ نے چبھتا ہوا سوال ضرور ڈالا ہے. مجھے لگتا ہے کہ کپتان کو ہٹا کے ہم ایز اے پلیئر تو ان پہ بات کر سکتے ہیں. ہم یہ ڈیبیٹ نہیں کرتے کہ وہ کپتان اچھے ہیں برے ہیں, اسٹیٹسٹکس کیا ہے, ریزلٹ کیا ہے, بیکاز ریزلٹس کپتان کے ساتھ پوری ٹیم کا بھی ہے. بٹ ہم ایز اے بیٹر تو ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایز اے بیٹر انہوں نے پچھلے 10 میچز میں کیا پرفارم کیا, اور وہ وہاں پہ کہیں پہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہے. سو یہ واقعی ایک سوال ہے کہ صرف کیپٹن کھلانا ہے یا پھر ہم نے ان سے بیٹنگ بھی کروانی ہے, بیکاز ایسے بھی ہوا کہ ہمارا اوپنر نہیں چلا, تو جو نمبر 3 پہ نہیں چلنے والا تھا اس کو ہم نے اوپن کرا لیا, وہ خود اوپنر بڑا کامن رہا ہے ہمارے, ٹھیک ہو گیا, تو وہ خود اوپن کرنے چلا گیا, وہ وہاں پہ بھی نہیں ہوا. سو موسٹ پروبلی یہ ٹیسٹ ڈیفائن کرے گا, کیونکہ اس کے بعد گھر آنا ہے اور گھر آ کے بہت فیصلے ہوتے ہیں, تو یہ ٹیسٹ ڈیفائن کرے گا ان کی بیٹنگ کی پرفارمنسز پہ بیس کرتے ہوئے کہ وہ پھر آگے 2 ٹیسٹ میچز میں کہاں. بالکل, آپ نے کہا کہ 3 کو اوپن کرایا, ہم نے بھی 6-7 اوپن کرا کے دیکھا ہے, ہم نے ہر طرح سے دیکھا ہے. بالکل بالکل, ہم تو تعریف کر رہے ہیں آپ کی. بٹ بہت شکریہ کاشف, آپ ہمیں جوائن کر رہے تھے, تھینک یو ویری مچ. اویس ثنا میر, آپ کا بھی بہت شکریہ. یہی تھا آج کا پروگرام اسپورٹس 360. مجھے اور ٹیم کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.